हाँ मैं। क्यों नहीं आ सकती क्या? नहीं। क्या? मेरा मतलब, नहीं नहीं, बिल्कुल आ सकती हो आप। अब ये घर भी तो आपका ही है ना बुआ जी। माफ कीजिए बुआ जी, वो हमें ये लगा कि मोहल्ले का ही कोई हमारे घर के बाहर बैग रख के चला गया और मस्ती कर रहा है, इसलिए हम चिल्लाए। अरे कोई बात नहीं, मैं उतनी समझदार हूँ। अब दरवाजे पर ही बातचीत करती रहोगी क्या, या अपनी बुआ सास को अंदर भी बुलाओगी? जी माफी चाहती हूँ, आइए ना अंदर। दोनों बहुएं सुषमा को नाश्ता परोसती हैं और वो चारों एक साथ बैठकर ढेरों बातें करते हैं। आप तो हमेशा बताकर आती हो दीदी, तो फिर आज अचानक क्यों सीधे सीधे बैग वैग लेकर आ गई? सब ठीक तो है ना? हाँ जानकी, सब कुछ ठीक है। मैं तो बस ऐसे ही कुछ दिन यहाँ पर रहने चली आई, लेकिन दिवाली तो मैं घर पर ही मनाऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं तुम लोगों के साथ एडवांस में दिवाली मना लेती हूँ। बस यही सोचा और चली आई यहाँ पर। चलो अच्छा किया आपने। वैसे राशि और प्रिया दीदी कैसी है? उन दोनों ने दिवाली की तैयारियां शुरू की या नहीं? हाँ हाँ बिल्कुल, आधी तैयारियां तो हो भी गई है उनकी। मेरी बहुओं ने भी आधी तैयारियां कर दी है, बल्कि आधे से भी ज्यादा ही कर दी है। अब तो बस दिवाली की मिठाई और पकवान बनाने बाकी है। अच्छा, वैसे तुम दोनों के फोटोज में अक्सर देखा करती हूँ स्टेटस पर। और तो और जानकी भी बड़ी तारीफ करती है तुम्हारी। वही सोचकर मैं यहाँ चली आई कि तुम दोनों के साथ थोड़ा अच्छा समय बिताऊंगी। अब इतनी आदर्श बहुएं जो हो तुम दोनों। जी शुक्रिया बुआ जी। वैसे रोहित और भावेश कैसे हैं? वो दोनों तो बस अपने काम में ही व्यस्त रहते हैं। अभी तो हमारी फैक्ट्री भी बन रही है ना, इसीलिए उसी के काम में लगे हुए हैं। क्या कहा? दुकान से सीधे फैक्ट्री खोल दी? जी दीदी, दिवाली के अवसर पर फैक्ट्री की ओपनिंग होगी। आप भी आना अपने सह परिवार। कमाल है, इतना सब हो रहा है और तुमने मुझे बताया भी नहीं। अरे तुम तो बड़ी छुपा रुस्तम निकली। बाहर वालों से छुपा लेती ना, लेकिन मुझसे क्यों छुपाया? मैं तो भावेश और रोहित की बुआ हूं ना, तो मुझे बताने में क्या हर्ज था? ऐसी बात नहीं है दीदी, छोड़ो। अब जो भी हो, दोनों बेटे बस अपने जीवन में इसी तरह आगे बढ़े। अगर आज भाई होता तो वो ये सब देखकर अपने दोनों बेटों पर बहुत गर्व महसूस करता। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। जानकी को घर में सबकी एकता और प्यार देखकर हैरानी होती है। मैं तो ठान कर ही आई हूँ कि इस बार इन सबकी दिवाली तो मैं खराब करके ही रहूंगी। और अब शुरू होगी आतिशबाजी रिश्तों की। फिर अगले दिन जब डॉली और सुरभि दोनों दिवाली की मिठाई पकवान बना रही होती हैं, तभी क्या बात है सुरभि, कितनी आसानी से तुमने इस मिठाई को आकार दे दिया। मैं तो ये सब अपने कैमरा में रिकॉर्ड करूंगी। तुम तो एकदम शेफ लेवल की निकली यार। शुक्रिया दीदी। अरे ओ कामचोर जेठानी, अपनी देवरानी की मदद कर पकवान बनाने में। हर बार तो तू दिवाली के वक्त बाहर से ही पकवान मंगवाती है, लेकिन इस बार जब तेरे साथ तेरी देवरानी है तो इससे कुछ सीख ले और थोड़ी बहुत उसकी मदद भी कर दे। ओफो माँ जी, आप रहने भी दो ना। आपको नहीं पता, डॉली दीदी बस यहाँ मेरे साथ इस गर्मी में खड़े रहकर ही बहुत बड़ी मदद कर रही है, वो भी मुझे कंपनी देकर। देखा माँ जी, पूना में नंबर 1 जेठानी। तुम दोनों किसी पागल खाने से ही छूट कर आई हो शायद। खैर, जो भी बना रहे हो आधे आधे पकवान साइड में निकाल कर रखना। भगवान जी को दिवाली की रात भोग लगाना है। जी माँ जी, हम सब जानते हैं, आप चिंता मत कीजिए। हाँ माँ जी, आप ये एक्स्ट्रा के इंस्ट्रक्शन देकर अपनी एनर्जी वेस्ट मत कीजिए और जाइए, जाकर आराम कीजिए, वरना आपके चेहरे का ग्लो मिट जाएगा। दिवाली की रात तो दियों से ज्यादा आपका चेहरा चमकना चाहिए और हम तीनों सास बहू की जोड़ी एकदम छा जानी चाहिए। अच्छा अच्छा ठीक है, चल अब मैं जा रही हूँ आराम करने। थोड़े टाइम में अपनी बुआ जी के पास जाकर एक बार उनसे पूछ लेना कि उन्हें कुछ चाहिए या नहीं। वो दोनों हंसते हंसते मजाक मस्ती करते हुए शाम तक सारे पकवान बनाकर रेडी कर देती हैं और वो वाकई में स्वादिष्ट बनते हैं। फिर अगले दिन
सुषमा जानबूझकर बाहर से महंगे पकवान ऑर्डर करवाती है। अरे, ये पकवान किसने भेजे हैं? पता नहीं सुरभि। वो कोई डिलीवरी बॉय आकर गया था। उसने कहा कि इसे डॉली मैम ने मंगवाया है। शायद डॉली यही चाहती होगी कि वो अपनी दिवाली पूजा में ये महंगे महंगे पकवान रखे, ना कि तेरे हाथ के बने हुए पकवान रखे। क्या? हाँ सुरभि, देख बेटा, तुझे लगता है कि वो दिल से बहुत अच्छी है, लेकिन उसकी हरकतें तो कभी कभी यही दर्शाती हैं कि वो तेरे पास बस टाइम पास के लिए अच्छी है। खैर, मुझे जो लगा वो तो मैंने बता दिया, बाकी तेरी मर्जी। इस तरह सुरभि के कान भरकर सुषमा वहां से चली जाती है। फिर अगले दिन, अरे दीदी, आज आपने ही चाय नाश्ता बनाकर लाया? हाँ, वो मुझे बोर हो रहा था ना, इसलिए मैंने सोचा कि चलो कुछ काम ही कर लेती हूँ। और वैसे भी तुम्हारी दोनों बहुएं छत पर बैठकर टाइम पास कर रही हैं। उन्हें तो मैंने आवाज भी लगाई और कहा कि अपनी सास के लिए नाश्ता बना दो, तो उन्होंने आपस में ये कहा कि ना जाने ये बुढ़िया कब मरेगी। इसके लिए काम करते करते तो हम दोनों थक गई हैं। फालतू का बोझ है वो इस घर में। क्या? उन दोनों ने ऐसा कहा? हाँ, अब तुम ही देख लो। मुझे इतना बुरा लगा, लेकिन मैं किस मुंह से लड़ूं उनसे? तुम तो बड़ी तारीफें करती थी ना उनकी फोन पर, लेकिन अब जब मैं यहाँ पर आई हूँ तो मुझे इनके असली रूप दिखने लगे हैं। इसलिए कहा था मैंने कि इनके साथ जरा सख्ती से पेश आया करो। तुम तो पल में सख्ती से पेश आती हो और दूसरे ही पल में बहुत प्यार से पेश आती हो। और ऐसा खट्टा मीठा स्वभाव रखने से कुछ भी नहीं होने वाला। सास को हमेशा अपनी बहुओं पर काबू रखना चाहिए। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि ये दोनों मेरे बारे में ऐसा सोचती हैं। सीधे सीधे मेरे मरने की राह देख रही है ये दोनों। इतनी बुज़दिल है मेरी दोनों भी बहुएं। ए ऊपर वाले, ये सुनने से पहले मुझे उठा क्यों नहीं लिया तूने? बेचारी जानकी, इसे लगा कि इसकी बहुएं ने वाकई में इसके बारे में ऐसा कुछ कहा है, जबकि मैं तो बस इन सास बहू और देवरानी जेठानी में फूट डाल रही हूँ, ताकि ये तीनों जिस हंसती खेलती गृहस्थी पर इतना उड़ती हैं, वो जलकर राख हो जाए। अब सुषमा अपनी दोनों बहुओं से कटी कटी सी रहती है। वही दूसरी तरफ, अरे डॉली बेटा, तू इतने अमीर घराने से है, फिर भी तुझ में जरा भी घमंड नहीं है। सच में बेटा, तेरा ये स्वभाव तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। शुक्रिया बुआ जी। लेकिन एक बात बताओ, तू अपनी इस अच्छाई को जरा संभल कर बटोरा कर, क्योंकि इस जीवन में जो जैसा दिखता है जरूरी नहीं कि वो वैसा ही हो। मतलब, आप कहना क्या चाहती हो बुआ जी? मेरे कहने का मतलब ये है कि सुरभि तेरे बारे में अच्छा नहीं सोचती। अब कल रात की ही बात है, जब वो सोने से पहले रसोई साफ कर रही थी, तभी उसने मुझसे कहा कि डॉली वाकई में मुझे अपनी गुलाम ही समझती है। काय की सुंदर दिखती है वो। बस महंगा मेकअप और स्टाइलिश कपड़े पहनने से सुंदर थोड़ी ना होता है कोई। खुद का तो उसके पास कुछ भी नहीं है, बस अपने पिता के पैसों के दम पर उड़ती रहती है। अरे उसकी बातों से तो यह साफ साफ झलक रहा था कि वो तेरी सुंदरता, अमीरी और हर एक चीज से जलती है, और उसके मन में तेरे प्रति कितनी नफरत भरी हुई है। नहीं बुआ जी, ये सच नहीं हो सकता। अरे यही सच है डॉली, और मैं भला तुझसे झूठ क्यों बोलूंगी? कसम ऊपर वाले की, जो जो सुरभि ने मुझसे कहा मैं वही आकर तुझे बता रही हूँ। क्या? देख बेटा, मैं तुम दोनों के बीच कोई आग नहीं लगाना चाहती, और ना ही मैं ये चाहती हूँ कि तुम दोनों का ये अटूट रिश्ता टूट जाए। लेकिन तेरी बुआ सास होने के नाते अब ये तो मेरा फर्ज है ना कि तुझे सच्चाई से रूबरू कराऊं। इसलिए अब तो उससे लड़ने मत चली जाना, सीधे सीधे उससे दूरियां बनाने लग जा। अरे ऐसे लोगों से तू जितना दूर रहोगी उतनी ही सुखी रहोगी, और ये बात तो तुम्हें अच्छे से पता है। हाँ बुआ जी, शायद आप सही कह रही हो। थैंक्स। हाँ, मेरी चिंता करके मुझे सच्चाई बताने के लिए। अरे उसमें कैसा थैंक्स बेटा, वो तो मेरी बहू है ना, और मैं तेरे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। अब डॉली सुरभि से एकदम ना के बराबर बातचीत करती है, जिससे सुरभि काफी हैरान हो जाती है। फिर ऐसे ही एक रोज, ना जाने दीदी को क्या हुआ है,
आज ऊपर उनकी मंजिल पर दिवाली की पार्टी है और उनके सभी दोस्त आने वाले हैं, लेकिन उन्होंने तो मुझे बताया भी नहीं और ना ही ठीक से इस विषय पर मुझसे बातचीत की। एक बात बताऊं सुरभि, कल ही मैंने डॉली को फोन पर अपनी सहेलियों से बात करते हुए सुना था। कह रही थी वो कि वो बिल्कुल नहीं चाहती कि उसकी गरीब देवरानी उसकी अमीरों वाली हाई क्लास दिवाली पार्टी में शामिल होकर उसकी इज्जत खराब करे। क्या? हाँ बेटा, उस दिन भी मैंने तुझे कहा था ना कि उसने महंगे पकवान और मिठाई मंगवाई है, क्योंकि उसे अपनी दिवाली पूजा में तेरे गरीबों वाले पकवान नहीं चाहिए, बल्कि अपने अमीरों वाले पकवान रखने थे। और जब उसके मन में इतना मेल भरा है, तो तू उस पर इतना अंधा प्यार और विश्वास क्यों रख रही है? शायद आप सही कह रही हो बुआ जी। दीदी ने मेरे साथ ये सही नहीं किया, बहुत गलत किया है। अब दोनों बहुओं में आपस में बातचीत पूरी तरह बंद हो जाती है और जानकी भी अपनी बहुओं से बात करती ही नहीं। घर में त्योहार के समय रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है और ये सब देखकर सुषमा बहुत खुश होती है। अरे बेटा, मैं तेरी कोई मदद कर दूं क्या? नहीं बुआ जी, मैं बना लूंगी रंगोली। वैसे उस टॉली के मुकाबले मुझे तो तेरी ये हाथ से बनी हुई रंगोली बहुत पसंद आई। उसने तो बस वो महंगे रंगोली वाले पैच लाकर बिछा दिए, लेकिन तू तो कितने मेहनत से रंगोली बना रही है। जाने दीजिए बुआ जी, उन्हें जो करना है करने दीजिए। अरे तेरी सास भी कोई कम नहीं है, वो भी उसी के द्वारा लाए हुए महंगे पैच की तारीफ कर रही थी और तेरी इस बेहद ही सुंदर रंगोली की बुराई कर रही थी। अब डॉली अमीर है ना, इसीलिए जानकी भी उसी से चिपकी हुई रहती है, एक को हाथ और दूसरे को लात। अब ये स्वभाव तो कितना गलत है ना। इस तरह से सुषमा सुरभि के कान भरकर उसके मन में जानकी के लिए भी जहर खोल देती है और ऐसे ही वो डॉली के पास जाकर भी वो उसे अपनी सास के खिलाफ कर देती है। उनके घर में अशांति फैलाकर अब वो अपने घर को निकलने लगती है। भाई वाह, मजा ही आ गया मुझे। जिस मकसद से मैं यहाँ पर आई थी वो आखिरकार पूरा हो ही गया। इस हंसते खेलते जगमगाते हुए घर में आज उदासी, अशांति और रिश्तों में खटास है। चलो, इसी बात पर मैं तो आज बहुत ही खुश हूँ और अब तो मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन आधे रास्ते में पहुंचने पर उसे पता चलता है कि वो अपनी पर्स वहीं भूल चुकी है। फिर जब वो पर्स लेने वापस वहां जाती है, तब तीनों सास बहू को आपस में हंसते और गप्पे मारते हुए देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। देखना सुरभि, माँ जी को तो मैं दिवाली की रात में एकदम माधुरी दीक्षित की तरह सजाऊंगी और वो तुझसे और मुझसे भी ज्यादा जवान लगेगी। क्यों माँ जी, सही कहा ना मैंने? पागल कही की। क्या दीदी, आप भी ना। अच्छा चलो, मैंने बनाई हुई मिठाई खाकर देखते हैं। घर से बला टली है तो मुंह मीठा तो होना ही चाहिए ना। हाँ हाँ बिल्कुल। वाओ सुरभि, दुनिया के सारे महंगे हलवाई फेल हुए हैं तेरे हाथ की मिठाई के सामने। अमेजिंग यार। धन्यवाद दीदी। अरे ये सब कैसे हुआ? तुम दोनों तो एक दूसरे से नाराज थी ना? अरे मैं जोकर हूँ क्या जो इस तरह हंसे जा रही हो तुम तीनों? यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है? आपको क्या लगा दीदी कि आप यहाँ आकर फूट डालोगी और हम तीनों में दरार आ जाएगी? ऐसा ना तो कभी हुआ है और ना ही कभी हो सकता है। हाँ बुआ जी, हमें सब समझ आ चुका था और हमने आपको हमारे आपस में आग लगाते हुए देख भी लिया था और इसीलिए हमने आपस में ऐसे नाराज होने और लड़ने झगड़ने का नाटक किया ताकि आपको वो सब सच लगे। क्या कहो? इसका मतलब मेरे साथ धोखा किया है तुमने? हाँ बुआ जी, आपके घर में हमारे घर की तरह सुख शांति और खुशियां नहीं है, तो इसीलिए जलन के मारे आप हमारे घर की शांति भंग करने आ गई ना। अरे ये सब करते हुए आपको शर्म कैसे नहीं आई? ये तो आपके स्वर्गवासी भाई का ही घर है। जरा सोचिए, ये सब देखकर उनकी आत्मा कितनी दुखी हुई होगी। एक बहन होने के नाते लानत है आप पर। अपने ही घर में बहुओं के सामने आपकी दाल नहीं गल पाई, इसीलिए यहाँ पर हमारा घर तोड़ने आ गई आप। लेकिन हम तीनों का रिश्ता इतना कमजोर नहीं है कि कोई भी एरा गेरा आकर इसे तोड़ सके।
हम दोनों बहनों जैसी हैं और हमारी सास तो हमारी सगी माँ के समान है। हाँ बुआ जी, माँ जी चाहे हमें कितने भी कड़वे ताने क्यों ना दे दे, लेकिन ये बात तो हम भी जानते हैं कि वो हमसे बहुत प्यार करती हैं और वो भी ये जानती हैं कि हम दोनों भी उनसे बहुत प्यार करती हैं। अब देख क्या रही हो आप? इससे पहले कि हम आपकी इज्जत और उतारे, दफा हो जाइए यहाँ से। आज से आप हमारी कोई नहीं, और दोबारा अपनी मनहूस शक्ल लेकर यहाँ आना तो दूर, आने के बारे में सोचना भी मत। हाँ बुआ जी, हमें दिवाली का त्योहार अच्छे से मनाना है, इसलिए बुराई और गंदगी की यहाँ पर कोई जगह नहीं है। निकल जाइए यहाँ से, वरना हम दोनों ढिंचाक बहू हैं, आपको एकदम अच्छे तरीके से निकालेंगे। फिर आप जिंदगी भर उस बेइज्जती को कभी नहीं भूल पाओगी। सुषमा उन्हें कुछ भी नहीं कह पाती और गुस्से में आकर वो वहां से चली जाती है। फिर उसके बाद में पूरा परिवार साथ मिलकर दिवाली का त्योहार मनाते हैं। जब अर्जुन और इशिता दोनों घर के बाहर निकलते हैं, तभी चलो इशिका, जल्दी से कार में बैठ जाओ। नहीं अर्जुन, कार में बैठने से पहले मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तो पूछो ना मेरी जान, क्या पूछना है तुम्हें? ये रूही कौन है? रूही? अरे वो तो मेरी अच्छी दोस्त है बाबा, बस कुछ दिनों पहले ही हमारी दोस्ती हुई है। लेकिन तुम्हें उसके बारे में कैसे पता चला? माफ करना अर्जुन, लेकिन जब तुम नहा रहे थे तब मैंने तुम्हारा फोन चेक किया था और उसमें मैंने तुम्हारे और रूही के चैट्स पढ़े। अब बताओ मुझे, अरे ऐसी कौन सी दोस्त होती है जो अपने दोस्त से ये सब पूछती है कि तुमने खाना खाया कि नहीं, तुम्हें मेरी याद आती है कि नहीं? अरे वो तो दिन में तुम्हें 50 बार मैसेज करती है। अरे मेरे भी कई सारे लड़के दोस्त हैं, लेकिन वो मुझसे इस तरह से बात कभी नहीं करते, और इस तरह से तो बस एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड ही बात करते हैं। अरे नहीं इशिका, ये तुम क्या कह रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। रूही और मैं तो बस अच्छे दोस्त हैं और कुछ नहीं। और रही बात रूही इस तरह से बात क्यों करती है, तो मैं तुम्हें बता दूं कि उसका स्वभाव ही वैसा है। वो राह चलते इंसान के साथ भी इतने ही प्यार से बात करती है, क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं है। बेचारी बहुत दर्द में रहती है, इसीलिए जिससे भी मिलती है उन पर ढेर सारा प्यार लुटाती है। इसीलिए कह रहा हूं, तुम अपने दिमाग में ये सारे ख्याल मत लाओ। ठीक है अर्जुन, अगर ऐसा ही है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। मुझे तो ये लगा था कि तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है, इसीलिए मैंने तुमसे पूछा। कोई बात नहीं इशिका, तुम्हारा ये शक करना भी जायज है, लेकिन रूही बहुत अलग लड़की है, और सच कहो तो आज तक मैं रूही जैसी लड़की से कभी नहीं मिला। अर्जुन के इस तरह से समझाने पर इशिका का शक दूर हो जाता है। फिर एक रोज रूही अर्जुन को बहुत महंगे तोहफे देती है। ये सब क्या है रूही? तुमने कितने महंगे तोहफे लाए हैं? और आज तो कोई खास दिन भी नहीं है, फिर ये सब तुमने क्यों लाया है? अरे ये तोहफे तो मैंने तुम्हें ऐसे ही दिए हैं, और तोहफों को देने के लिए किसी खास दिन का इंतजार नहीं करना चाहिए। कभी कभी बेवजह भी देना चाहिए। और प्लीज अर्जुन, तुम ये बिल्कुल भी मत देखो कि ये कितने सस्ते हैं या फिर महंगे हैं। प्लीज इन्हें रख लो, बड़े प्यार से लाया है मैंने। लेकिन रूही, लेकिन मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहती। मेरे तोहफों को स्वीकारो, वरना मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगी। अब बताओ, तुम मुझे खुश देखना चाहते हो या नाराज देखना चाहते हो? ओफो रूही, तुम भी ना बहुत जिद्दी हो। अच्छा ठीक है, रख लेता हूं मैं ये सारे तोहफे। अब तो खुश हो ना? हाँ अर्जुन, अब तो मैं बहुत खुश हूँ। वही दूसरी तरफ इशिका और अर्जुन की शादी की तारीख तय हो जाती है। लो बच्चों, मुंह मीठा करो एक दूसरे का। आज से लेकर 1 महीने बाद तुम दोनों की शादी होगी। क्या कहा? हमारे पास केवल 1 महीने का ही समय है। लेकिन माँ, इतने कम समय में इतनी सारी तैयारियां कैसे हो पाएगी? आप फिक्र मत कीजिए भैया, इशिका भाभी की आधी तैयारी तो पहले ही हो चुकी है। हाँ बेटा, और रही बात हम मर्दों की, तो हमारी क्या ही तैयारी होती है। 1 दिन में ही तेरी सगाई से लेकर शादी तक की मैं सारी तैयारी कर दूंगा। तू बेफिक्र रहे। ओके पापा,
शादी के कार्ड इसी हफ्ते आ जाएंगे। बड़े ही सुंदर बने हैं। तुम दोनों को भी वो कार्ड बहुत पसंद आएंगे। क्या बात है आंटी, आपका काम तो एकदम तेज है। अच्छा हुआ जो आपने सारा काम अपने हाथ में ही ले लिया, वरना अर्जुन तो कछुए से भी धीरे करता सारी तैयारियां। आपने बिल्कुल सही कहा भाभी। हाँ हाँ हंस लो। अरे शादी के पहले ही तुमने अपनी टीम बदल ली। देख लूंगा तुम्हें बाद में। फिर जब शादी के कार्ड छपकर आते हैं तभी सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। और तभी ओह नो, मैं तो भूल ही गया। आज शाम को मुझे रूही से भी मिलना है। मैं रूही के लिए भी एक कार्ड लेकर जाता हूँ। कभी ठीक से मौका ही नहीं मिला उसे मेरे और इशिका के बारे में बताने का, लेकिन आज बताऊंगा भी और ये कार्ड भी दूंगा। आखिर रूही अब मेरी अच्छी दोस्त बन चुकी है और उसका मेरी शादी में शामिल होना तो बनता ही है। फिर अर्जुन रूही से मिलने चला जाता है, लेकिन वहां पर रूही रो रही होती है और उसे रोते हुए देखकर अर्जुन अपनी शादी का कार्ड गाड़ी में ही रख देता है। लगता है ये सही मौका नहीं है, शायद वो किसी परेशानी में है। मैं ये कार्ड इसे बाद में दे दूंगा। फिर अर्जुन रूही के पास चला जाता है और वो उसे सांत्वना देता है। अब क्या हुआ रूही, किसी ने कुछ बोला क्या तुम्हें? कहीं तुम अपने पापा के पास तो नहीं गई थी ना? रूही प्लीज कुछ तो बोलो यार। मेरा और मम्मा का फिर से झगड़ा हो गया। वो कभी मुझे समझ कर नहीं लेती, बस मुझ पर चिल्लाती ही रहती है। या मैं इतनी बुरी हूं क्या? नहीं रूही, तुम बहुत अच्छी हो। देखो वो तुम्हारी मम्मा है तो कभी कभी उनकी भी सुन लिया करो ना। नहीं अर्जुन, तुम नहीं समझोगे। वो सिर्फ मेरी कहने के लिए माँ है। बस एक जिम्मेदारी के तौर पर वो मुझे संभालती है। ओफो, खैर चलो, अब मैं आ गया हूं ना, तो रोना बंद करो। रोते हुए तुम बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। ठीक है अर्जुन, चलो। अर्जुन का चेहरा देखकर रूही मुस्कुराने लगती है और वो अपना सारा दुख भूल जाती है। और बातों ही बातों में अर्जुन उसे अपनी और इशिका की शादी का कार्ड देना भूल ही जाता है। ऐसे ही कई दिन गुजरते जाते हैं और रूही पूरी तरह अर्जुन की दीवानी बन जाती है। लगता है सही समय आ गया है, अब मुझसे और रहा नहीं जाता। मैं अब अर्जुन से अपने प्यार का इजहार करके ही रहूंगी और उसे सब बता दूंगी। और मैं जानती हूँ कि वो हाँ ही कहेगा। उसे इस बात का एहसास नहीं हुआ है, लेकिन मैं जानती हूँ कहीं ना कहीं वो भी मुझसे उतना ही प्यार करता है जितना कि मैं उससे करती हूँ। वही दूसरी तरफ उसी दिन जब इशिका अर्जुन के कमरे में जाती है, ओ माय गॉड, अर्जुन के पास इतने महंगे महंगे तोहफे। लेकिन ये तोहफे इसे किसने दिए होंगे? आधे तो उसने खोले भी नहीं हैं, अभी तक बंद ही पड़े हैं। और ये क्या, इस पे तो एक नोट भी है। क्या लिखा है इस नोट में? थैंक यू अर्जुन, मेरी लाइफ में अचानक से आकर अंधेरे से रोशनी भरने के लिए। तुम्हारे आने से ये रोतड़ू रूही अब मुस्कुराने लगी है। तुम एक बहुत अच्छे दोस्त हो और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि तुम मुझे मिले, तुम्हारी प्यारी दोस्त रूही। अरे ये क्या, इस रूही की चिट्ठी पढ़कर तो ये साफ समझ आ रहा है कि वो अर्जुन से प्यार करने लगी है, लेकिन अर्जुन इस बात को क्यों नहीं समझ पा रहा। तभी वहां पर अर्जुन आता है। क्या हुआ इशिका, सब बाहर नाश्ते के लिए तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? और ये तोहफे? हाँ अर्जुन, मैं तुम्हारे तोहफे ही देख रही थी और इस नोट को भी देखा मैंने, जो तुम्हारे लिए तुम्हारी खास दोस्त रूही ने लिखा है। क्या उसमें एक नोट भी लिखा है क्या? मुझे तो पता ही नहीं था। क्या लिखा है इसमें? मैंने ये नोट पढ़ी ही नहीं यार। कितनी अच्छी दोस्त है ना वो। इतने महंगे तोहफे दिए हैं उसने मुझे, वो भी बिना किसी वजह के। ये तुम क्या कह रहे हो अर्जुन? तुम्हें नहीं लगता क्या कि वो तुमसे प्यार करने लगी है? नहीं इशिका, ये तुम कैसी बेतुकी बातें कर रही हो, और ऐसा कैसे हो सकता है? इससे पहले भी मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि वो सिर्फ मेरी अच्छी दोस्त है और मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ बाबा। और अब कुछ ही दिनों की बात है, तुम मेरी गर्लफ्रेंड से बीवी बन जाओगी। मैं कोई बेतुकी बातें नहीं कर रही अर्जुन।
यही सच्चाई है। मुझे एक बात बताओ, क्या रूही को तुम्हारे और मेरे बारे में पता है? नहीं शिका, उसे मैं उस दिन कार्ड देने ही वाला था, लेकिन उस दिन वो रो रही थी। उसका उसकी मम्मा के साथ झगड़ा हो गया था, इसीलिए मैं उसे कार्ड नहीं दे पाया। पता नहीं क्यों, लेकिन उसे बताने का कभी मौका ही नहीं मिला मुझे। और जब मैंने सोचा कि आज तुम्हारे और मेरे बारे में उसे बताओ, तब उस दिन उस बेचारी का मूड ही खराब था। तो फिर मेरा शक सही है अर्जुन। तुम भले ही ना समझ पाओ, लेकिन एक लड़की होने के नाते मैं सब समझ रही हूँ। कोई लड़की अपने दोस्त के लिए इतना सब नहीं करती। एक काम करो, तुम उसे हमारे बारे में बताओ, फिर देखना कैसे उसके हाव भाव बदल जाएंगे। अच्छा ठीक है बाबा, मैं आज ही उससे मिलने वाला हूँ। उसने कहा है कि उसे भी मुझसे कोई जरूरी बात करनी है, और तभी मैं उसे हमारी शादी के बारे में भी बता दूंगा। लेकिन सच कहूं तो मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो मुझसे प्यार करती है। कल शाम होने पर अर्जुन रूही से मिलने जाता है, और तभी, अरे अर्जुन, तुमने मैसेज पर बताया कि तुम्हें मुझसे कोई जरूरी बात करनी है, और पहले तुम कहो, उसके बाद ही मैं मेरी बात कहूंगी। नहीं रूही, पहले तुम अपनी बात बताओ, उसके बाद ही मैं अपनी बात बताऊंगा। अच्छा बाबा ठीक है, मैं ये कह रही थी कि दरअसल दरअसल मुझे तुमसे प्यार हो गया है अर्जुन। आई लव यू सो मच। जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो, सब कुछ बदल गया है, और अब मुझे जीने का मन करता है, वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए। और मैं जानती हूँ कि तुम भी मेरे लिए वही जज्बात महसूस करते हो। नहीं रूही, ऐसा कुछ भी नहीं है। इशिका को इसी बात का डर था, और वही बात सच हो गई। तुम सच में मुझसे प्यार करती हो। इशिका? कौन है ये इशिका? इशिका मेरी होने वाली बीवी है रूही। क्या? लेकिन तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हें बताने आया था रूही, लेकिन तब तुम्हारा मूड बहुत खराब था, इसीलिए मैं तुमसे उस दिन कोई बात नहीं कर पाया। और तुम्हारे दिए हुए तोहफों को देखकर इशिका को ही तुम पर शक हो गया, और उसी ने मुझसे कहा कि रूही को जाकर हमारी शादी के बारे में बता दो। नहीं अर्जुन, ऐसा मत करो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ अर्जुन, इतना जितना कि तुम सोच भी नहीं सकते। मैं तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। एक अच्छी बीवी और बहू बनकर दिखाऊंगी, और एक जिम्मेदारी बखूबी निभाऊंगी। प्लीज अर्जुन, प्लीज मुझे अपना लो। नहीं रूही, ये सब नहीं हो सकता, क्योंकि मैं तुमसे नहीं बल्कि इशिका से प्यार करता हूँ। और अब कुछ ही दिनों बाद हमारी शादी होने वाली है। ये देखो हमारी शादी का कार्ड। वो कार्ड देखकर रूही पूरी तरह टूट जाती है। देखो रूही, मैं तुम्हारे जज्बातों का सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ आगे किसी भी तरह का कोई रिश्ता नहीं रख पाऊंगा। माफ करना मुझे, और हमेशा सुखी रहना। नहीं अर्जुन, प्लीज ऐसा मत बोलो। देखो, अगर तुम्हें मेरे साथ प्यार व्यार का रिश्ता नहीं रखना तो मत रखो। भूल जाओ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन मुझसे बातचीत करना बंद मत करो अर्जुन। मेरे साथ दोस्ती रखो प्लीज अर्जुन। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, लेकिन मुझे छोड़कर मत जाओ अर्जुन। शांत हो जाओ रूही, और प्लीज मेरे लिए सब कुछ और मुश्किल मत करो। हम दोनों के अलग होने में ही हमारी भलाई है। इतना बोलकर अर्जुन वहां से चला जाता है। अर्जुन, रुक जाओ ना अर्जुन, प्लीज मत जाओ। अर्जुन के जाने के बाद रूही की हालत अब बहुत खराब हो जाती है। वो दिन रात उस तक पहुंचने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो हर तरफ से उसे ब्लॉक कर देता है। फिर अर्जुन और इशिका की शादी के एक दिन पहले अचानक से इशिका गायब हो जाती है, और सभी लोग उसे ढूंढने लगते हैं। भैया, मैंने हर जगह ढूंढा भाभी को, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिली। हे भगवान, बस इशिका सही सलामत हो। लेकिन ऐसे अचानक से वो गायब कैसे हो सकती है? उसका फोन भी घर पर है। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा पापा। 24 घंटे पूरे होने में 2 घंटे ही बचे हैं, और उसके बाद ही पुलिस कंप्लेंट लेंगे। उतने में अर्जुन को एक अननोन नंबर से वीडियो कॉल आता है।
और वो उस कॉल को उठा लेता है। तभी सभी देखते हैं कि रूही ने इशिका को किडनैप किया हुआ है और उसके सर पर बंदूक तानी हुई है। ये नजारा देखकर सभी बहुत घबरा जाते हैं। इशिका, ये तुम क्या कर रही हो रूही? छोड़ दो मेरी इशिका को। देखो अर्जुन, अगर तुम चाहते हो कि इशिका जिंदा रहे तो फिर आज के आज ही तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी, वरना मैं इसे मार दूंगी। क्या? बताओ अर्जुन, क्या चाहते हो तुम? ये सब क्या है बेटा? कौन है ये लड़की? प्लीज रूही, भगवान के लिए छोड़ दो मेरी इशिका को, प्लीज। हाँ हाँ, छोड़ दूंगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। जल्दी बताओ अपना फैसला। मैं सिर्फ 5 तक गिनूंगी। 1। नहीं अर्जुन, इसकी कोई बात मत सुनना और प्लीज इससे शादी भी मत करना। 2, 3, 4। रुक जाओ रूही, अब करूंगा मैं तुम्हारे साथ शादी। क्या? सच में? ओ माय गॉड, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। थैंक यू सो मच अर्जुन। फिर अर्जुन रूही के साथ शादी कर लेता है और उसके बाद इशिका को छोड़ दिया जाता है। और बाद में अर्जुन अपने घर वालों को रूही की सारी कहानी बताता है। अब अर्जुन की बीवी बनकर रूही एकदम पागल हो जाती है। आखिरकार मैं अर्जुन की बीवी और इस घर की बहू बन ही गई और मेरा सपना सच हो गया। थैंक यू सो मच भगवान जी। अब देखना, मैं अर्जुन और उसके घर वालों को इतना प्यार दूंगी कि वो सब उस इशिका को भूल ही जाएंगे। फिर रूही सबके लिए खाना बनाती है। आप सबके लिए मैंने बड़े ही प्यार से ये सारा खाना बनाया है। लो ना प्रज्ञा, माँ जी, पापा जी, आप दोनों के लिए भी मैंने बिना चीनी वाले डोनट बनाए हैं। और ये पास्ता भी, मैं दुनिया का सबसे बढ़िया पास्ता बनाती हूँ, ऐसे मेरे घर के बावर्ची कहते हैं। प्रज्ञा बेटी, इस लड़की से कह दे कि हम इसके हाथ का बना ये अजीबोगरीब खाना बिल्कुल नहीं खाएंगे। 100 बात की एक बात, हम तुझे इस घर की बहू और अपने बेटे की बीवी मानते ही नहीं है, तो ये जबरदस्ती के रिश्ते मत जोड़ो हमसे। और ये सारा खाना आप ही खाओ, क्योंकि हमारे यहाँ पर ये सब खाना नहीं खाया जाता। माँ पापा, आप दोनों अपने कमरे में जाइए, मैं हम सबके लिए अलग से खाना बनाती हूँ। लेकिन प्रज्ञा, सब उठकर वहां से चले जाते हैं, जिस कारण रूही को बहुत बुरा लगता है। किसी ने भी मेरे हाथ का बना खाना खाया ही नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे ही सही। जैसे मैंने अर्जुन को जीता है, वैसे ही मैं इन सबको भी एक ना एक दिन जरूर जीत जाऊंगी। फिर रूही अपनी माँ शालिनी के पास मिठाई लेकर जाती है। और तभी, ये तुमने क्या कर दिया रूही? अरे कम से कम मुझे तो बता दिया होता। अरे आपको आपके काम से फुर्सत मिलेगी तब बताऊंगी ना। पर तुमने ये सब सही नहीं किया बेटा, किसी के साथ जबरदस्ती शादी कर ली, जबकि तुम्हें यह पहले से पता है कि वो लड़का किसी और लड़की से प्यार करता है। लेकिन उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मम्मा, क्योंकि मुझे खुद पर पूरा भरोसा है कि मैं अर्जुन के दिलो दिमाग में से उस इशिका को निकाल कर ही रहूंगी। जितनी आसानी से तू ये सब कह रही है, ये सब उतना आसान नहीं है बेटा। मम्मा, कभी तो कुछ अच्छा भी बोल लिया करो। अरे तो फिर तुम भी कभी कुछ अच्छा काम भी कर लिया करो ना। देखो रूही बेटा, जिस राह पर तुम चल पड़ी हो, उस राह पर तुम्हें अंत में सिर्फ और सिर्फ बर्बादी ही मिलेगी। ये तुम बहुत गलत कर रही हो। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, छोड़ दो ये सब कुछ। आप कभी मेरा अच्छा चाह ही नहीं सकती मम्मा। अरे मैं तुम्हारी माँ हूं, तो फिर मैं तुम्हारा अच्छा क्यों नहीं चाहूंगी? अरे मैं तो सिर्फ तुम्हें सही और गलत का फर्क समझा रही हूँ। मेरे पास इतना फालतू का समय नहीं है मम्मा, जो मैं यहाँ खड़े रहकर आपका ये प्रवचन सुनती रहूं। मैं जा रही हूँ, और ये मिठाई रख लीजिए और इसे खाकर अपनी कड़वी जबान पर जरा मिठास लाइए। शालिनी के हाथ में मिठाई का डब्बा थमाकर रूही वहां से चली जाती है। अब अर्जुन भी रूही को एक ही घर में रहकर नजरअंदाज करने लगता है। चलो ना अर्जुन, हम साथ में फिल्म देखेंगे और आराम से सो जाएंगे। मैंने हमारे कमरे को एकदम थिएटर में बदल दिया है, पॉपकॉर्न कोक सबका बंदोबस्त कर दिया है। प्लीज चलो ना। नहीं रूही,
मैं तुम्हारे साथ उस कमरे में बिल्कुल नहीं सोऊंगा। मुझे यहीं पर सोना है। ये तुम क्या कह रहे हो अर्जुन? और क्या हो गया है तुम्हें? जब हम अच्छे दोस्त थे तब तो तुम मुझसे कितने प्यार से बात किया करते थे, फिर अब क्या हो गया है? वो प्यार एक दोस्त का प्यार था, पति का नहीं। तुम्हें रिश्तों में फर्क समझना होगा। तुम चाहती थी कि मेरी और तुम्हारी शादी हो जाए, तो हो गई शादी। अब जाओ और जाकर आराम से सो जाओ, काफी रात हो चुकी है। फिर अर्जुन हॉल में ही सो जाता है और रूही उसे कुछ कह भी नहीं पाती। फिर अगले दिन वो इशिका के पास चला जाता है। क्यों आए हो यहाँ पर अर्जुन? अब हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं रहा, जाओ अपनी बीवी के पास। ये तुम कैसी बातें कर रही हो इशिका? ऐसे कैसे हमारे बीच का रिश्ता खत्म हो सकता है? तो फिर तुमने उस रूही के साथ शादी क्यों की? अरे तो फिर मैं क्या करता? मैं जानता हूं कि तुम्हारी जान जल रही है, लेकिन मेरी तरफ से भी एक बार सोचकर देखो ना। देखो इशिका, मेरे लिए तुम्हारी जान से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। और अगर मैं रूही से शादी करने के लिए हाँ नहीं करता तो वह सच में तुम्हें मार देती। अरे वो एक सन की लड़की है और ये शादी मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि मैं रूही को अपनी बीवी मानता ही नहीं। क्योंकि अगर मेरी कोई बीवी बनेगी तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम हो। चलो इशिका, हम शादी करेंगे और मैं अब तुम्हें अपनी बीवी बनाकर ही घर लेकर जाऊंगा। क्या? हाँ इशिका, तुम्हें हमारे प्यार का वास्ता। फिर अर्जुन इशिका के साथ शादी कर कर उसे घर लेकर आता है और दोनों के गले में वरमाला देखकर रूही के तो मानो पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। ये सब क्या है अर्जुन? तुमने इस इशिका के साथ शादी क्यों की है? ये नहीं हो सकता। मेरे होते हुए ये तुम्हारी बीवी नहीं बन सकती। उतारो ये वरमाला। खबरदार रूही, अगर तुमने मेरी बीवी को छूने की कोशिश भी की तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। क्या? शायद तुम भूल रहे हो अर्जुन, मैं तुम्हारी बीवी हूं। तो फिर मेरे होते हुए इसके साथ शादी तुम कैसे कर सकते हो? तुम्हारी शर्त मुझसे शादी करने की थी, उसके अलावा और कुछ भी नहीं कहा था तुमने। इसीलिए तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो चुकी है और अब इसके आगे तुम कुछ भी नहीं बोल सकती। उसे छोड़ो बेटा, मैं अभी आरती की थाली लेकर आती हूँ। आज मैं अपनी बहू का गृह प्रवेश करूंगी, क्योंकि सही मायनों में तू ही अर्जुन की धर्मपत्नी है और इस घर की बहू रानी भी। शुक्रिया आंटी, मेरा मतलब माँ जी। फिर जानकी इशिका और अर्जुन की आरती उतारती है और ये सब देखकर रूही का खून खोल जाता है। चाहे कुछ भी हो जाए, इस घर की पहली बहू तो मैं ही हूँ इशिका, और तुम्हारा दर्जा तो हमेशा दूसरा ही रहेगा। अरे वो तो आने वाला वक्त ही बता देगा, क्योंकि अब इस ससुराल की असली बहू आ चुकी है और ये मेरा ससुराल है, ना कि तुम्हारा ससुराल। अब घर के सभी लोग रूही को नजरअंदाज करने लगते हैं और अपने में ही वो सब खुशी से रहने लगते हैं। सबके सब एक साथ मजे से आइसक्रीम खा रहे हैं और मैं यहाँ अकेले अपने कमरे में बैठी हुई हूँ। अब तो अर्जुन और इशिका भी एक साथ अलग कमरे में सो रहे हैं। नहीं, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। माना कि मैं कमजोर पड़ रही हूँ, लेकिन मुझे सबको खुश करना ही होगा। फिर जब जानकी और महेंद्र की सालगिरह आती है, तभी रूही उन दोनों के लिए बेहद महंगे तोहफे देती है। माँ जी, पापा जी, आप दोनों को सालगिरह मुबारक हो। ये लीजिए मेरी तरफ से ये प्यारे से तोहफे। बस करो रूही, ना तो हमें तुम्हारी बधाई चाहिए और ना ही ये महंगे तोहफे। अरे तुम्हें क्या लगा, तुम्हारे इन महंगे तोहफों को देखकर लालच में आकर तुम हम लोगों को अपना बना लोगी? हरगिज नहीं। और प्लीज रूही, ये सब करना बंद करो। जब कोई तुम्हें नापसंद करता है तो तुम उसे मनाने के पीछे क्यों पड़ी हो? उनकी बातों से रूही को फिर से बहुत गुस्सा आता है। ऐसे ही एक दिन घर में पूजा हो रही होती है और तभी, यजमान, आपकी धर्मपत्नी कहाँ पर है? उनके साथ इस पाठ पर विराजमान हो जाइए। यहाँ पर हूँ मैं पंडित जी। सॉरी, हाँ वो मेकअप कर रही थी ना, इसीलिए देर हो गई। अब शुरू कीजिए पूजा। नहीं पंडित जी, ये मेरी धर्मपत्नी नहीं है। उठो रूही। ये तुम क्या बोल रहे हो अर्जुन? मैं ही तो तुम्हारी पहली बीवी हूँ और पहली बीवी होने के नाते सबसे पहला हक तो मेरा ही है ना।
इसीलिए उस हिसाब से तुम्हारे साथ इस पूजा में मुझे ही बैठना चाहिए। नहीं रूही, मेरी असली बीवी तो इशिका ही है। अब जल्दी से उठ जाओ। अर्जुन रूही को उठने के लिए मजबूर कर देता है और वहां पर इशिका बैठ जाती है। फिर रूही अपने कमरे में आकर गुस्से में आईना तोड़ देती है। इशिका, 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 इस लड़की के कारण मेरी सारी खुशियां बर्बाद हो गई। अगर ये लड़की मेरे और अर्जुन के बीच नहीं होती तो अर्जुन मुझे किसी भी तरह अपना ही लेता। लेकिन अब बस, बहुत हो गया। अब मुझे इशिका को खत्म करना ही होगा, क्योंकि जब तक ये इशिका जिंदा है तब तक अर्जुन मेरा कभी नहीं हो पाएगा। फिर एक दिन जब सब बाहर गए होते हैं तब घर में सिर्फ इशिका और रूही ही होती है। और तभी, आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा इशिका, क्योंकि मैं अब तुम्हें मेरे और अर्जुन के बीच में से हमेशा हमेशा के लिए हटाने जा रही हूँ। क्या? रूही के हाथ में चाकू देखकर इशिका बहुत घबरा जाती है। ये सब क्या पागलपन है रूही, दूर रहो मुझसे। अरे बहुत चला लिया तूने मेरा खून, मेरी खुशियों को तूने बर्बाद कर दिया। लेकिन अब और नहीं, मैं तुम्हारा नामो निशान मिटा दूंगी। तुम्हें क्या लगता है रूही, मुझे मारकर तुम अर्जुन को पा लोगे? हाँ, पा लूंगी मैं उसे। और अब मेरे पास वही इकलौता रास्ता बचा है। तुम्हारे मरने के बाद वो मेरे पास जरूर आएगा। नहीं रूही, ये तुम्हारी गलतफहमी है। क्या? हाँ रूही, अगर मैं मर भी जाऊंगी तब भी वो तुम्हें नहीं अपनाएगा, क्योंकि वो मुझसे प्यार करता है, तुमसे नहीं। और अगर तुम्हें मुझे मारना है तो मार डालो, लेकिन एक बात गांठ बांध लो, ये सब करने के बाद भी तुम्हें हार के सिवाय और कुछ भी नहीं मिलेगा। अर्जुन तुम्हारा कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि उससे सिर्फ तुमने प्यार किया है। जो कुछ भी था वो सिर्फ तुम्हारी ही तरफ से था, ना कि उसकी तरफ से। इशिका के मुंह से ये सारी बातें सुनकर रूही एकदम चौंक जाती है और वो अपने कमरे में जाकर गहरी सोच में पड़ जाती है। और काफी सोचने के बाद उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो अपनी माँ के पास चली जाती है। आप सही कह रही थी मम्मा, इन सब के अंत में मुझे सिर्फ और सिर्फ बर्बादी ही मिलेगी। मैंने बहुत गलत किया मम्मा, और अब मुझे सब कुछ समझ आ रहा है। रोना बंद करो मेरे बच्चे। मैंने तुमसे कहा था ना कि एक तरफा मोहब्बत कभी मुकम्मल नहीं होती। प्यार हासिल नहीं किया जाता मेरी जान, और वो प्यार ही क्या जिसे हासिल किया जाए, प्यार तो बस हो जाता है। हाँ मम्मा, मैं जब इशिका के पास गई तब उसने मुझसे कहा कि अगर वो मेरे और अर्जुन के बीच में से हट भी जाए तब भी अर्जुन मेरा कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसने कभी मुझसे प्यार किया ही नहीं। हाँ बेटा, उसने बिल्कुल सही कहा, और शादी उसी से की जाती है जो आपसे प्यार करता है, और तब भी आप ज्यादा खुश रहते हो। माफ कर दो मम्मा, मैंने आपकी बात कभी नहीं मानी। ना मेरे बच्चे, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए तुझसे। मैंने कभी तुम्हें प्यार ही नहीं दिया, हमेशा अपने काम में ही उलझी रही, जिस कारण वो प्यार तुम दूसरों में ढूंढने लगी। और तुम्हारी इस हालत के पीछे कसूर तो मेरा ही है। लेकिन मैं अब तुमसे वादा करती हूँ कि मैं अब तुम्हें ढेर सारा प्यार दूंगी, और अब से मेरे लिए कुछ जरूरी होगा तो वो सिर्फ तुम ही होगी। दोनों माँ बेटी अब एक दूसरे के गले लगकर खूब रो पड़ती है। फिर अगली सुबह जब सभी नाश्ता कर रहे होते हैं तभी रूही वहां पर अपना सामान लेकर आती है। ये सब क्या नौटंकी है रूही? और ये किसका सामान है? कहीं तुमने मेरा सामान तो नहीं भरा ना? देखो रूही, तुम मुझे इस घर से नहीं निकाल सकती। हाँ इशिका, सही कहा तुमने, मैं तुम्हें इस घर से निकालने वाली कोई नहीं होती। ये घर तुम्हारा है, और वाकई में सही मायनों में तुम ही हो इस घर की बहू। और अर्जुन, तुम्हें और इस घर को छोड़कर मैं हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ। क्या? अचानक से ये बदलाव कैसे आया तुम्हें? और क्या हो गया है तुम्हें? या फिर दूसरों का ध्यान अपनी तरफ करने के लिए ये तुम्हारी कोई नई चाल है? नहीं अर्जुन, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारे लिए वो सब चाल रहेगी, लेकिन शुरुआत से लेकर अब तक मैंने सच में दिल से तुम्हें प्यार किया है। लेकिन अब मुझे एहसास हो चुका है कि जबरदस्ती किसी को भी किसी भी रिश्ते में नहीं बांध सकते।
तुम्हें याद है, एक बार तुमने ही कहा था, जब तक तुम खुद से प्यार नहीं करोगी तो दूसरों से क्या ही प्यार करोगी। उस बात का असली मतलब मुझे अब समझ आ गया है। और प्यार तो वो है जो तुम दोनों में है, और तुम दोनों के बीच आने के लिए मैं माफी चाहती हूँ। और शुक्रिया, तुम्हारा पीछा करते करते अंत में मैंने खुद को पा लिया, और अब से मैं खुद के लिए जीऊंगी और किसी से भी प्यार के लिए जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करूंगी। और इस तरह अंत में रूही वो घर छोड़कर चली जाती है और एक नए सिरे से आत्मसम्मान के साथ वो अपनी नई जिंदगी शुरू करती है।